Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So आज के वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जॉब सीकर्स हैं या जितने भी इमिग्रेंट्स हैं जो अभी कनाडा में आना चाहते हैं, उनके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, इज इट स्टिल वर्थ गोइंग टू कनाडा और नो इन 2025? सो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताने वाली हूँ। 2025 में जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा चेंज हो गई है। जो कनाडा की रियलिटी है वो इतनी ज्यादा सेम नहीं है। सो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपको कनाडा 2025 में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी कनाडा आने की 2025 में क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, तो उसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग दैट आई एम नॉट एन इमिग्रेंट कंसल्टेंट। मैं कोई भी इमिग्रेट कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ इट्स अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेस। जितना भी मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है इतने सालों का, उसी के बेस पे मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। बट इफ यू फील लाइक मैं कोई इमिग्रेट कंसल्टेंट हूँ, मेरी वजह से आप कोई डिसीजन ले रहे हो या मेरी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, then I recommend please do not do that, and before taking any step just consult with an immigrant consultant. So आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड फाइनली अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनाडा की जो करंट सिचुएशन है वो अभी कैसी है। तो करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, जो कनाडा की ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी से व्हाट आई मीन टू से इज कि कनाडा अभी भी सेफ है जैसे कि पहले कनाडा हुआ करता था। ऑफ कोर्स बहुत सारी गलत चीजें तो हर कंट्री में होती ही है, एंड यहाँ पर अभी भी इतना ज्यादा क्राइम या वो सब नहीं है। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स आप कौन से एरिया में रह रहे हो, बट यस अभी भी कनाडा बहुत ज्यादा सेफ है। एंड ऑफ कोर्स कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है एंड ये एक हेल्थ केयर फ्रेंडली कंट्री है। हेल्थ केयर फ्रेंडली से आई मीन टू से यहाँ पे जो हेल्थ केयर है वो फ्री है, एंड जो यहाँ पे एजुकेशन है वो भी फ्री है। यहाँ पे भी जितने स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं एंड जितना भी सब लोगों का हेल्थ केयर है वो सब कुछ फ्री है। बट ऑफ कोर्स नॉट टेम्पररी रेजिडेंट्स, बट जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स है एंड जो यहाँ के सिटीजन्स है उनके लिए कनाडा अभी भी जो हेल्थ केयर है, जो एजुकेशन है, वो सब कुछ चीजें फ्री है। बट नॉट द लीस्ट थिंग, जैसे सबको पता है कनाडा एक बहुत डाइवर्स मल्टी कल्चरल कम्युनिटी कंट्री है। लेकिन वेट, ये तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी कनाडा के बारे में, लेकिन अगर हम कॉइन को फ्लिप करें तो कनाडा की एक अदर साइड भी है। एंड अदर साइड में ये आता है कि कनाडा की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ओ माय गॉड, जो कनाडा की अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप ग्रोसरी लेने जाते हो तो अगर आपका जो बिल है $200 के नीचे आ जाता है तो आप सिर्फ 1 या 2 दिन की ही ग्रोसरी ले रहे हो, क्योंकि यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड यहाँ पे जो न्यू कमर्स आते हैं, जितने भी न्यू लोग आते हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए यहाँ की इकोनॉमी में एडजस्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स द रीजन इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले टोरंटो एंड वैंकूवर का, जहाँ पे मोस्टली कनाडा की जो कंपनीज है, मतलब कि जितना भी जॉब्स हैं, जितनी भी कंपनीज है, वो सारी मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मोस्टली टोरंटो एंड वैंकूवर में है। एंड अगर आप बिकॉज ऑफ योर जॉब आप टोरंटो या वैंकूवर में रह रहे हैं तो आपका रेंट $2,000 कैनेडियन डॉलर से तो लेस हो ही नहीं सकता है फॉर इवन 1 बेडरूम। अभी जो ऐसा सीजन चल रहा है कि अगर आप एक 1 बेडरूम प्लस डेन लेने जाते हैं, डेन भी ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा रूम है, इट इज जस्ट अ स्मॉल डेन, उसका अगर आप रेंट देखने जाएंगे तो आपको $2,000 से लेस तो नहीं ही मिलेगा टोरंटो एंड वैंकूवर जैसे सिटीज। एंड ऑफ कोर्स ग्रोसरी की अगर हम बात करें तो इफ यू कंपेयर द सिचुएशन फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years, इतना पीछे भी हम नहीं जाएंगे, अगर 2 या 3 साल से ही हम कंपेयर करें तो 20 to 30% का जो रेट है वो इंक्रीज हो गया है। इतना ज्यादा डिफरेंस आया है ग्रोसरी के प्राइसेस में, एंड थैंक्स टू टैरिफ के बाद तो प्राइसेस ग्रोसरी के और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। सो यस, दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ कनाडा राइट नाउ। मैंने आपको उसके प्रोज भी बता दिए एंड कॉन्स भी बता दिए, बट अब हम बात करते हैं कि जो इमिग्रेशन अपडेट है वो क्या है कनाडा में। तो अब हम रूल्स की बात करते हैं, इमिग्रेशन अपडेट की बात करते हैं। तो
2025 में कनाडा की गवर्नमेंट ने 48% कैप लगाया है स्टडी परमिट्स पे, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। यहाँ पे जो आई बटन आता है, आई थिंक दिस साइड और मे बी दिस साइड, आई एम नॉट श्योर, मैं उसमें अटैच कर दूंगी वो वीडियो इफ यू रियली वांट टू सी दैट इन डिटेल। 48% जो गवर्नमेंट ने कैप लगाया है स्टडी परमिट पे, एंड मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो यस, जो इमिग्रेशन अपडेट है वो यही है कि, तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, तो गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, एंड ऑफ कोर्स हाउसिंग क्राइसिस भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, एंड जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अब जो इमिग्रेशन है वो थोड़ा कंट्रोल कर दिया जाए, जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको इतना ज्यादा बुलाया ना जाए यहाँ पे, एंड जो पीआर प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। अभी जो स्कोर्स जाते हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। पीआर लेना कनाडा में तो इट्स लाइक वे टू इम्पॉसिबल हो गया है, एंड अगर आपको पीआर नहीं मिल रहा है तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा खर्च करके सिर्फ पढ़ाई करने तो नहीं आते हो। सबका मेन मोटिव, सबका मेन जो गोल होता है वो यही होता है कि एट द एंड हम लोगों को पीआर लेना है। बट अगर आप लोगों को वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, तो जो लोग हैं अब उनके लिए जो कनाडा है वो एक ड्रीम डेस्टिनेशन इतना ज्यादा नहीं रहा है। एंड कुछ प्रोविंसेस में तो अभी ऐसा भी हो गया है कि इफ यू डोंट हैव अ जॉब ऑफर लेटर, तो आपको तो पीआर लेना बहुत ही ज्यादा उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है। जो भी वो कैटेगरी में फॉल करते हैं उसमें वो जॉब नहीं है, उनके पास वो ऑफर लेटर नहीं है, तो उनको तो अपना पीआर यहाँ पे भूल ही जाना होगा। एंड ये सारी चीजों का कहने से मेरा मतलब है कि अगर आप स्टूडेंट रूट चूज करते हैं तो आपके लिए जो कंपटीशन है वो बहुत 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 ज्यादा अभी टफ है। तो ये तो हमने बात करी इमिग्रेशन अपडेट की, बट अब हम बात करते हैं कि जो जॉब मार्केट है कनाडा की वो कैसी है। इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ केयर, आईटी एंड स्किल्ड लेबर जॉब, तो अभी भी इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप हेल्थ केयर में हैं, अगर आप आईटी फील्ड में हैं, या फिर आप कोई भी ऐसे स्किल्ड लेबर जॉब आप करना चाहते हैं, तो यस ऑफ कोर्स डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है। बट अगर आप कोई जनरल ऑफिस जॉब्स देख रहे हैं, जैसे कि एडमिन रोल्स हो गए, बैंकिंग में हो गया, कस्टमर सर्विस में हो गया, तो आपके लिए जो कंपटीशन है वो बहुत बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि इसमें जॉब्स ही नहीं है। जितने भी एंट्री लेवल पोजीशंस है, एडमिन रोल्स हैं, उसमें डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। अभी डिमांड, आई मीन टू से, इतना ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि जिन लोगों के पास वो जॉब्स है वो नहीं छोड़ रहे हैं, एंड जो न्यू कंपनीज है वो भी इतना ज्यादा हायर नहीं कर रही है, वो बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग कर रही है। जैसे कि अगर कोई कैनेडियन कंपनी है तो वो कनाडा के एम्प्लॉयज को हायर ना करते हुए, क्योंकि उनको बेसिक वेज तो देना ही होगा, एंड बेसिक वेज हर कोई इतना ज्यादा एग्री नहीं होता है, उनको थोड़ा तो ऊपर चाहिए ही। तो कनाडा की, नॉट जस्ट कनाडा की, बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं कि जो आउटसोर्सिंग है, फॉर एग्जांपल इंडिया से एम्प्लॉय ले लेती है क्योंकि वहां से उनको थोड़ा अफोर्डेबल पड़ता है, तो वहां से एम्प्लॉयज को हायर करके एंड वहां पे उनको पे करती है। एंड यही रीजन की वजह से जो न्यू कमर्स यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पे वेयर हाउस की या फिर जो डिलीवरी जॉब्स होती है वो करनी पड़ती है, या फिर जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, अगर आप किसी मॉल में जाते हो वहां पे जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स में जो रिटेल स्टोर्स या फिर जो फूड स्टोर्स होते हैं, तो जो न्यू कमर्स होते हैं उनको वहीं पे जॉब करनी पड़ती है। बट इफ यू लिव इन टोरंटो, तो अभी तो यहाँ पे जो रिटेल स्टोर्स है उनकी भी कोई जॉब्स नहीं अवेलेबल है। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी ये देखा गया है, अगर आपको अपनी फील्ड की स्किल्ड जॉब चाहिए तो आपका जो वेटिंग पीरियड हो सकता है विच कुड बी 6 to 12 months राइट नाउ। तो यस, अगर आपको एक अच्छी स्किल्ड लेबर जॉब चाहिए तो आपका जो वेटिंग टाइम हो सकता है जॉब ढूंढने का वो 6 से 12 महीने हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्सेस सैलरी, कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितनी है, एंड अगर आप जितना कमा रहे हो उसका अब हम कंपैरिजन करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का रेशियो है वो सैलरी से मोस्टली लोगों का, स्पेशली उन लोगों का जो न्यू कमर्स है, उन लोगों का जो रेशियो है कॉस्ट ऑफ लिविंग से सैलरी का वो मैच नहीं करता है, क्योंकि सैलरी अगर आप मिनिमम वेज में भी कर रहे हो तो यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपका जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो मैच नहीं करता है। फिर यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड आपको एक नहीं, आपको दो दो जॉब्स करनी पड़ती है सिर्फ यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके ये बात समझाऊं, तो फॉर एग्जांपल ऑन्टारियो का जो अभी मिनिमम वेज चल रहा है विच इज 17.20 $17.20, जो अभी यहाँ पे पर आवर का मिनिमम वेज चल रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक कोई न्यू कमर आता है, उसको मिनिमम वेज की जॉब मिलती है पर आवर के हिसाब से
$2.20 की ओंटारियो में। एंड अगर वो फुल टाइम जॉब कर रहा है तो उसकी जो इनकम आएगी विच कुड बी अराउंड 24 to 2600 डॉलर, इतना वो कमा सकता है। 2600 और मे बी 2400 नहीं बनता है पर मंथ का फुल टाइम में। पर क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी जॉब टोरंटो में ही है या फिर उसके आसपास एरिया में है, तो अगर आपका ग्रोसरी है, आपका रेंट है, आपके अदर बिल्स हैं, ये सारी जो खर्चा है वो देखते हुए आपका पर मंथ का जो खर्चा होता है वो आराम से 2000 से $2500 के बीच में आ ही जाता है। तो आपकी जेब में कुछ भी नहीं बचता है, जितना आप कमा रहे हो वो सारा यहाँ पे सिर्फ रहने में, खाने में ही चला जाता है। एंड अगर दो पार्टनर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप और आपका स्पाउस मिलकर कमा रहे हैं तभी आपकी थोड़ी बहुत सेविंग हो सकती है। बट अगर आप अकेले रहते हो एंड अगर आपका प्राइवेट रूम है तो आई डोंट थिंक सो आपकी इतनी ज्यादा सेविंग्स यहाँ पे हो पाती है। यही एक रीजन है कि यहाँ पे जो एक घर लेने की एज है वो 38 से 40 हो गई है, जो ऑन एन एवरेज अभी एज देखी जा रही है। 30s में, 20s में इतने लोग घर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी सेविंग्स ही नहीं हो पाती है। एंड वो जो एज है वो मूव ऑन होते होते 38 to 40 हो गई है यहाँ पे। सो ये सारी जो मैंने बातें करी, अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं तो क्वेश्चन अभी भी आता है कि ये सारी चीजें देखते हुए क्या आपको कनाडा अभी भी 2025 में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हो देन आई सजेस्ट नो। यहाँ पे अभी जो जॉब मार्केट है, अभी जो यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस है एंड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप यहाँ पे अभी रिसेंट में शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हो देन आई सजेस्ट नो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हो, अगर आपको स्टार्टिंग में कोई भी जॉब मिल जाती है, आप सिर्फ वो करना चाहते हो एंड देन अपने ऊपर काम करना चाहते हो एंड लेटर थोड़े टाइम के बाद में आप थोड़े सर्टिफिकेशंस लेके और बहुत अच्छी पढ़ाई करके डिप्लोमा लेके एक वेल सेटल्ड जॉब करना चाहते हो, देन येस यू आर मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म रुको। यहाँ की एजुकेशन भी फ्री है, अगर फ्यूचर में आपके किड्स होंगे तो उनके लिए एजुकेशन फ्री है एंड ऑफ कोर्स जो हेल्थ केयर है वो भी यहाँ पे फ्री है एंड ऑफ कोर्स जो एनवायरनमेंट है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। बट अगर अभी आप टेको शॉर्ट टर्म में तो आई सजेस्ट नो, बट लॉन्ग टर्म में येस। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक in the comment section. I would love to know your comments. And yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed the video and found this video helpful. If yes, then please to like this video, subscribe to the channel and hit the bell icon. I will see you in my next video. Till then, bye.